वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो आज हम जो फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो है शुक्ला's पेड फ्लाइट टू आईएसएस विल प्रोवाइड इनसाइट ऑन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो बेसिकली हमने जो अपना गगनयान मिशन भेजना है उससे पहले हमने जो अपने शुभांशु शुक्ला हमारे एस्ट्रोनॉट हैं उनको आईएसएस भेजा है एक्सियम 4 मिशन के तहत, ताकि वो इनसाइट्स ले सकें। कुछ 8 एक्सपेरिमेंट जो इसरो ने दिए वो वहाँ जाके परफॉर्म कर सकें और आगे आने वाले टाइम में हमें इनसाइट्स मिल सकें कि कैसे हमने अपना जो ह्यूमन स्पेस मिशन लेके जाना है वो हम कैसे लेके जाएंगे। तो हिस्टोरिक फ्लाइट टू आईएसएस तो 25 जून को इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला नासा के साथ एक्सियम 4 मिशन का पार्ट बन के वो चले गए हैं। ये फर्स्ट टाइम है कि एक कोई इंडियन दोबारा से ऑर्बिटल स्पेस में होगा आफ्टर राकेश शर्मा इन 1984। तो अगर डॉकिंग सक्सेसफुल रहती है तो शुक्ला जो हैं वो फर्स्ट इंडियन बन जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को विजिट करने वाले। मिशन गोल्स तो शुक्ला और आईएसएस क्रू को सेवरल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं, उनमें से 8 एक्सपेरिमेंट जो हैं वो इसरो ने कहे हैं करने को। तो ये मिशन इंडिया को हेल्प करेगा टू गैदर इम्पॉर्टेंट नॉलेज फॉर फ्यूचर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स लाइक गगनयान प्लान फॉर 2027। तो कॉस्ट ऑफ द मिशन तो हमने देखा कि इंडिया ने ₹548 करोड़ पे करे हैं। और ये मतलब इसमें जो आर्टिकल में बेसिकली ऑथर का कहना है वो ये है कि हमने अगर इतना पैसा पे किया है तो उसका प्रॉपर इन्वेस्टमेंट जो है, जो भी उनकी ट्रेनिंग और बैकअप एस्ट्रोनॉट में गई है, ये उस सब का पार्ट है। और हमारे ये बिग अमाउंट का पार्ट है जो हमने 20,200 करोड़ गगनयान प्रोग्राम के लिए रखा है। तो ये पैसा जो है वो टैक्स पेयर्स की मनी से जा रहा है, हमारे इंडियन रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, जो कि हमारे पास किसी के पास भी अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो नहीं होते हैं वैसे भी। तो इसरो ने कोई प्रॉपर उसमें वो बताया नहीं है कि ये पैसे लगाए जाने चाहिए थे या नहीं, इनका कितना फ़ायदा होगा। तो इसका कुछ फ़ायदा भी निकल के आना चाहिए अगर हम इतना मनी स्पेंड कर रहे हैं तो। वाई दिस फ्लाइट मैटर्स फॉर इंडिया, तो ये एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देगा कि इंटरनेशनल स्पेस मिशंस कैसे चलते हैं, क्या होता है उनमें। इंडिया सीख पाएगा इन स्पेस मिशन से कि कैसे वो ग्लोबल लेवल पे कोऑर्डिनेट करे जाते हैं। प्रिपेयर इसरो फॉर इट्स ओन क्रूड मिशंस इन द नियर फ्यूचर, तो हमें भी आने वाले टाइम में जो अपने क्रूड मिशंस लेके जाने हैं उसके लिए हमारे पास एक प्रैक्टिस सेशन टाइप्स कह सकते हैं। अगर एक बंदा ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा तो फेलियर्स के चांसेस कम हो जाएंगे। तो कंसर्न्स एंड क्वेश्चंस यही है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और इसरो है उन्होंने क्लियरली नहीं बताया कि क्या बेनिफिट है इतना लार्ज अमाउंट स्पेंड करने का। पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही है ट्रांसपेरेंसी ऑन वाई दिस मिशन मैटर्स एंड व्हाट एग्जैक्टली इंडिया गेन्स फ्रॉम इट। चेंजिंग स्पेस एनवायरनमेंट, तो जो स्पेस मिशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल और इंटरनेशनल लेवल पे हो गए हैं आजकल। जो एक्सियम स्पेस है वो एक प्राइवेट कंपनी है जो नासा और स्पेस एक्स के साथ कोलैबोरेट करती है। तो बेसिकली एक्सियम स्पेस का ये काम है कि वो गैदर करती है कि किस किस लोग को जाना है, उनका कोलैबोरेट करके और उनको एक मिशन के कोलैबोरेशन में भेजती है। बट देयर आर अनसर्टेनिटीज़। अब जो एलन मस्क की टेंशन चल रही है यूएस पॉलिटिक्स के साथ, वो हो सकता है फ्यूचर मिशंस को इफ़ेक्ट करें। जो नासा का बजट है उसको भी कट्स लग रहे हैं अंडर यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प इन 2026। फिर आईएसएस भी विल रिटायर बाय 2030, तो टाइम जो है वो लिमिटेड है। इंडियाज़ रोल इन ग्लोबल स्पेस, यूएस की जो कंपनीज़ हैं जैसे कि नासा या ब्लू ओरिजिन, ये इंडिया के साथ कोलैबोरेट करना चाहती हैं और गगनयान का टेक यूज़ करना चाहती हैं। इंडिया मस्ट स्टे रेलेवेंट एंड एक्टिव इन द स्पेस सेक्टर, दोनों प्राइवेट और पब्लिक में। हम अपनी जो गवर्नमेंट है वो अपना बूस्ट करना चाहती है प्राइवेट स्पेस सेक्टर को, बट जो एफर्ट्स हैं वो अभी तक इनफ नहीं रहे हैं इतने। आने वाले टाइम में क्या है, अब जब शुक्ला रिटर्न करेंगे तो जो इसरो है वो अपना फोकस शिफ्ट कर लेगा नेक्स्ट बिग चैलेंज पे, जो कि गगनयान मिशन है। पब्लिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इसरो विल बी हायर देन एवर, स्पेशली अराउंड क्लियर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है इनेबलिंग वोटिंग राइट्स फॉर माइग्रेंट्स। तो बेसिकली इस आर्टिकल में क्या बात हो रही है कि जैसे कुछ एक स्टेट्स हैं उनका वोटर टर्नआउट रेशो हम कह तो देते हैं कि कम आ रहा है, बट उसका रीज़न क्या है कि जैसे उनमें से काफ़ी लोग जो हैं उस एरिया से ट्रैवल करते हैं। अब कुछ गर्ल्स हैं जो मैरिजेस के लिए उधर से गई होती हैं, या फिर लोग काम के अपने प्रोस्पेक्ट्स में उधर से माइग्रेट करते हैं और उनके पास वापस आने का, उस जगह पे आके वोट देने का उतना ज़्यादा स्कोप नहीं बचता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अब उनके वोटिंग राइट्स कैसे इनेबल कर सकते हैं।
प्रॉब्लम इज़ माइग्रेंट्स कांट वोट। तो जो बिहार है उसके पास लार्जेस्ट माइग्रेंट पॉपुलेशन है। 2024 लोकसभा इलेक्शंस में सिर्फ 56% वोटर टर्नआउट था, मच लोअर देन नेशनल एवरेज ऑफ 66%। तो मेजर रीज़न क्या था कि काफ़ी माइग्रेंट्स घर ही नहीं आ पाए वोट देने के लिए। इंडिया का जो माइग्रेशन स्टेटस है वो कहता है कि 2021 में 28.9% इंडियंस जो थे वो माइग्रेंट्स थे। और ज़्यादातर माइग्रेट किस कारण करती हैं, वो स्पेशली वुमेन होती है जो मैरिज के कारण करती हैं, कुछ काम के कारण करते हैं, और कुछ स्टेट जैसे कि बिहार में ये नंबर थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो ज़्यादा लोग अगर अपने होम टाउन्स को छोड़ के काम के लिए जाते हैं तो ज़्यादा लोग हो जाते हैं, वो सिटीजन्स बढ़ जाते हैं जो वोट नहीं दे पाते हैं। तो अब इसमें वो क्या कहते हैं कि हम मतलब अब ये चीज़ें क्यों मैटर कर रही हैं। अब जो माइग्रेंट्स हैं स्पेशली जो लो पेइंग या इनफॉर्मल जॉब्स में, उनके लिए वापस आना मुश्किल हो जाता है और वो वोट नहीं दे पाते हैं। ये एक सीरियस इशू है डेमोक्रेसी में, अगर लोग अपना राइट टू वोट ही नहीं एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेड सम प्रपोजल्स इन 2024 बट नन आर फुली इन प्लेस येट। तो जो इंट्रा स्टेट माइग्रेंट्स हैं जो कुछ सेम स्टेट्स में ही हैं, तो वो 85% माइग्रेंट्स ऐसे होते हैं जो इंट्रा स्टेट ही ट्रैवल करते हैं, लाइक एक सिटी से दूसरी सिटी चलेगी एक ही स्टेट में। तो उसमें क्या होता है, उनको शॉर्ट डिस्टेंसेस ही ट्रैवल करने हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम पेड लीव इंश्योर कर दें कि वो हो ही हो। फिर स्पेशल बसेज अरेंज कर दी जाएँ वर्कर्स के लिए टू ट्रैवल टू वोट। फिर गवर्नमेंट सपोर्ट टू रिड्यूस ट्रैवल कॉस्ट एंड टाइम। इंटर स्टेट माइग्रेंट्स टू अदर स्टेट्स। तो हम जो अब इंटर स्टेट माइग्रेंट्स हैं उनके लिए हम डिफरेंट सॉल्यूशंस ला सकते हैं। डिपेंड सॉल्यूशंस तो अब अलग अलग इंसान के लिए भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे जिनकी मैरिजेस हो चुके हैं उनके वहीं पे बना दो, क्योंकि ऑब्वियसली अब उनका घर जैसे वो हो गया, या मतलब जो भी सीन है, जिनकी मैरिजेस ही हो गया, पता ही है कि उन्होंने वहीं रहना है ज़्यादातर, तो उनका वहीं की सिटी में बना दिया जाए। फिर जिनका जो काम के लिए जाते हैं और उनके अलग प्रॉस्पेक्ट्स देखे जा सकते हैं। तो ऑप्शन 1 है कि हम रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स लगा दें। ईसीआई ने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स भी ट्राई करके देखी 2023 में, लाइक ईवीएम्स, जो कि 72 कॉन्स्टिट्यूंसीज तक सर्व कर सकती हैं। पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के कंसर्न्स रेज़ किए। माइग्रेंट्स की आइडेंटिफिकेशन जो है वो डिफ़िकल्ट होगी, बहुत कॉम्प्लेक्स है उन्हें सेटअप करना और मैनेज करना काफ़ी सिटीज़ और स्टेट्स के लिए। तो भी वो एक फ़र्स्ट सीरियस अटैम्प्ट था प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हमें तो एफ़र्ट्स पे जानना है, सबसे पहली बात है। अगर एफ़र्ट्स होंगे तो रिजल्ट्स भी आ जाएंगे धीरे धीरे। पोस्टल बैलेट्स तो ऑलरेडी आर्म्ड फोर्सेस में यूज़ हो रहे हैं, माइग्रेंट्स के लिए भी एक्सटेंड करे जा सकता है, बस उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा एडवांस में। तो ऑपरेशनली ईजियर है, पर फिर भी बैलेट पेपर प्रिंटिंग, मेलिंग टू एंड फ्रॉम द माइग्रेंट्स, देन मैनेजिंग, काउंटिंग, लॉजिस्टिक्स, इन सब का काम बढ़ जाता है। फिर स्विचिंग वोटिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज, तो जो लॉन्ग टर्म माइग्रेंट्स हैं जो एक न्यू एरिया में 6+ मंथ से रह लिए हैं, तो उनका वहीं पे रजिस्टर कर दो जहाँ पे वो करंटली रह रहे हैं, ताकि वो वहीं पे वोटिंग कर पाएँ। तो लोकल पॉलिसीज़ में ताकि उनका से भी हो, काफ़ी लोकल जिसको रजिस्ट करेंगे। बट लेकिन इससे माइग्रेंट्स को तो एम्पावरमेंट मिलेगी ना, कहीं तो अपना से दे रखें। स्पेशल फोकस नीडेड है माइग्रेंट वुमेन के लिए जो मैरिज के बाद मूव करी हैं, तो उनको तो इजीली हम न्यू रेजिडेंट्स के साथ ही रजिस्टर कर सकते हैं। अ मिक्स्ड अप्रोच इज़ बेस्ट। तो हर एक इंसान के लिए हर एक अप्रोच अच्छी नहीं रहेगी, तो नो सॉल्यूशन विल वर्क फॉर ऑल द माइग्रेंट्स। एक कंबाइंड स्ट्रैटेजी की यूजिंग है, जिसमें स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, जिसमें हम सपोर्ट करें शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, आरवीएम्स फॉर डिस्टेंट वर्कर्स, पोस्टल बैलेट्स, वोटिंग फ्रॉम करंट प्लेस ऑफ स्टे, ताकि हर एक बंदा अलग अलग तरीके से बेनिफिट हो सके, उसे जिस तरीके से फ़ायदा हो उस तरीके से वोट कर सके। तो दिस कैन इंक्लूड मोस्ट माइग्रेंट्स बोथ इंटर एंड इंट्रा स्टेट, वेदर दे आर सैलरीड और कैजुअल वर्कर्स, ताकि वो सभी वोट कर पाए। तो फाइनल टेक अवे इज कि इनेबलिंग वोटिंग फॉर माइग्रेंट्स इज कॉम्प्लेक्स बट क्रिटिकल। अ ब्लेंड ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड टू प्रोटेक्ट एवरी सिटीजन्स राइट टू वोट, स्पेशली वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशंस। शुड द मेथड ऑफ काउंटिंग कास्ट चेंज। तो इस आर्टिकल में अब क्या डिस्कशन हो रही है कि चल क्या रहा है, हमारा जो नेक्स्ट सेंसस है वो 2027 में होना है। फर्स्ट टाइम 1941 के बाद हो रहा है कि इट विल इंक्लूड द कास्ट डेटा ऑल्सो। तो पीएम मोदी ने कहा है इससे क्या होगा कि हम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को मेन स्ट्रीम में ला पाएंगे। हाउ इज़ द सेंसस कंडक्टेड। तो ये 2 फेजेस में होने वाला है। पहला हाउस लिस्टिंग, जिसमें सारे हाउसेस जो भी कंट्रीज़ में हैं, होम्स बेसिकली, उन्हें लिस्ट कर दिया जाएगा और उनका डाटा कलेक्ट किया जाएगा कि क्या हाउस टाइप है, अमेनिटीज़ क्या हैं उसमें, एसेट्स क्या हैं उनके पास। फिर अगला होगा पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, जो 2027 में किया जाएगा। वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा अबाउट पीपल लिविंग इन ईच हाउस, एज, एजुकेशन, वर्क एक्सेट्रा। तो कास्ट डाटा
will be collected in this phase. Why record caste now? जो लास्ट फुल कास्ट डाटा था वो 1931 से था, तो वो काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है। तो पीएम मोदी जो हैं वो कहते हैं कि हमें अगर अपलिफ्ट करना है अंडर प्रिविलेज को, तो हमारे पास अच्छा डाटा, करंट क्वेश्चनेयर जो है ऐसा तो हो जिससे हम कास्ट वगैरह सब जान पाए और हम हर एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी को मेन स्ट्रीम में ला पाएँ। तो एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं कि जो करंट क्वेश्चनेयर है वो हो सकता है मीनिंगफुल रिजल्ट्स ना दे, क्योंकि वो जब तक कि हम उसको रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करते हैं। इश्यूज विद द करंट क्वेश्चनेयर, तो जो 2021 का ड्राफ्ट था उसमें कास्ट क्वेश्चंस वर ओनली फॉर एससीज, तो टू इंक्लूड ऑल द कास्ट चेंजेस करने पड़ेंगे इन इंस्ट्रक्शंस एंड सॉफ्टवेयर आर नीडेड। तो वीक एरियाज क्या है करंट डाटा में, कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन है वो वीक है, अनक्लियर टाइम फ्रेम, ठीक है, ये नहीं पता अब कौन किसको हम अनएम्प्लॉयड कहेंगे, मतलब 1 महीने से वाला या 6 महीने वाला, तो दैट इज़ वेरी वीक। चाइल्ड बर्थ सर्वाइवल डाटा इज़ आउटडेटेड, बेटर कवर्ड इन हेल्थ सर्विस, इसमें डाटा आउटडेटेड है। फिर माइग्रेशन का जो डाटा है वो अनरिलायबल है, काफ़ी माइग्रेंट्स जो हैं वो रिकॉर्डेड ही नहीं है। ओनली गुड इंडिकेटर्स फॉर कास्ट आर एजुकेशन, एज एट मैरिज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नेक्स्ट जो है वो है हाउ टू इम्प्रूव द सेंसस। अब हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, हम क्वेश्चनर को रीस्ट्रक्चर करें, हम जो क्वेश्चंस हैं हाउसिंग, अमेनिटीज़ और एसेट्स पे, उसे फेज़ 1 से फेज़ 2 पे लाएं। तो उससे क्या होगा, लोगों की लिविंग कंडीशंस जो है हम एजुकेशन, जॉब और कास्ट के साथ काफ़ी एक्यूरेटली उसे लिंक कर पाएंगे। ये क्यों मैटर करता है, करंटली जो 6 से 9 मंथ का गैप है बिटवीन फेजेस, वो लिंकिंग एरर्स कॉज कर सकता है, स्पेशली स्मॉल और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए। अर्बन एरिया सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे फ्रॉम अंडर काउंटिंग ड्यू टू दीज इश्यूज। एग्जाम्पल्स ऑफ बेटर इंसाइट्स इफ परफॉर्म, तो अब क्या है कि हम व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ पीपल लिविंग इन पुअर हाउसेज विद नो इलेक्ट्रिसिटी, फिर व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन सिटीज़ लिव इन स्लम और पुअरली बिल्ट हाउसेज। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी ब्रोकन डाउन होनी चाहिए बाय कास्ट, जो आइडेंटिफाई कि कौन सा ग्रुप सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज है। कट अननेसेसरी क्वेश्चंस, ड्रॉप आउटडेटेड क्वेश्चंस, जैसे कि डू यू ओन अ मोबाइल फ़ोन, डू यू हैव अ बैंक अकाउंट। दिस मेक्स द फॉर्म शॉर्टर एंड ईजियर टू फिल, हेल्पिंग enumerators get better responses. यूज़ द डाटा बेटर, तो सो फार जो सेंसस डाटा है उसको हमने बहुत इफेक्टिवली पॉलिसी मेकिंग में यूज़ नहीं किया है। तो इस बार जब हम करें तो इट शुड गो बियॉन्ड जस्ट डिसाइडिंग रिजर्वेशन कोटास, हम डिज़ाइन करें पॉलिसीज़ टू इम्प्रूव एजुकेशन, जॉब्स एंड लिविंग कंडीशंस फॉर बैकवर्ड कास्ट। फाइनल टेक अवेज की जो 2027 का सेंसस है, it is a big chance to record caste data properly for the first time in decades. But to truly help the marginalized, India needs to restructure how the census is done, focus on useful questions, and use the data wisely to shape better social and economic policies. So these all were the articles for today. Thank you.